वेलकम टू आवर प्रोग्राम कोको संवाद। एक फिल्म आई छावा फिल्म में यह दिखाया गया, फिल्मांकित किया गया कि औरंगजेब और मराठों के बीच का संघर्ष कैसा था। ये बात आप और दर्शक तय करेंगे, क्या औरंगजेब एक क्रूर शासक था? जैसे धर्म आधारित कर का लगाना, क्या यह औरंगजेब को हिंदू विरोधी नहीं घोषित करता है? यूपीपीएससी प्रश्न पूछा था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे पराजित किया, क्या परिस्थितियां थी? कालिक औरंगजेब के मुंह पर पोतना था और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर के ऊपर कालिक पोता है। आखिर सर इतना क्रूर था तो वो 49 ईयर्स 49 साल तक के कैसे कोई राजा शासन कर सकता है? आप सभी दर्शकों को मैं कोको संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस संवाद कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञ फैकल्टीज के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में सुर्खियों में है, करंट अफेयर्स में चर्चा में है तथा वह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है कोको के बिलासपुर केंद्र के हिस्ट्री के टीचर, हिस्ट्री के फैकल्टी जिनके पास इतिहास का अपार नॉलेज है। ऐसे शिक्षक को हम आमंत्रित करते हैं, मिस्टर सुखवीर सिंह को। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका। एक फिल्म आई छावा फिल्म में यह दिखाया गया, फिल्मांकित किया गया कि औरंगजेब और मराठों के बीच का संघर्ष कैसा था और जिसमें औरंगजेब की क्रूरता को दिखाने की बहुत कोशिश की। औरंगजेब की क्रूरता उस फिल्म के स्क्रीन पर जैसे ही खत्म हो पाती, फिल्म जैसे ही खत्म होता, उससे पहले ही लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी और भावनाएं आहत हो गई। लोग औरंगजेब के कब्रों को खोदने पहुंच गए। हालांकि मरहूम औरंगजेब जो कब्र में 300 साल पहले सो गया था उसको वापस निकाल न पाए और लोगों ने उसको निकालने के बजाय उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में प्रदर्शन करते हुए जाकर रेलवे स्टेशन पे ऊपर, सर हास्यास्पद देखिए कि इतिहास की जानकारी क्या होनी चाहिए जरूरी, कि हास्यास्पद तरीके से लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कालिक औरंगजेब के मुंह पर पोतना था और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर के ऊपर कालिक पोता है। वह बहादुर शाह जफर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बिगुल बजाने वाले लोग में थे। तो इतिहास की समझ होना बहुत जरूरी है और दर्शकों इसीलिए हमने यह प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया है। सर अब आते हैं आपके पास। सवाल यह है कि औरंगजेब को एक क्रूर राजा के रूप में इस फिल्म में दिखाया गया, आपके लिहाज से क्या है? क्या वह एक वाकई क्रूर राजा था? क्या उसकी नीतियां हिंदू विरोधी थी? क्या वह एक धर्म के प्रति नफरत करता था जैसा कि आज हमें दिखाया जाता है? और सर बाहर से आने वाले शासक तो बहुत थे, परंतु मुगलों के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों दिखता है? सर प्लीज। सर बात आती है कि औरंगजेब, जो बात आपने कहा कि औरंगजेब क्या वो क्रूर शासक था, तो इस बात का जवाब हम उसकी नीतियों के आलोक में देख सकते हैं और ये बात आप और दर्शक तय करेंगे, क्या औरंगजेब एक क्रूर शासक था? जैसे औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को दान दिया। जी हाँ। असम के कामाख्या मंदिर को उसने दान दिया, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को दान दिया उसने, वहां के पुजारियों को जमीनें बांटी उसने, गुजरात में जैन मंदिरों को उसने दान दिया, महाराष्ट्र में भगवान शिव का एक मंदिर है उस मंदिर को उसने दान दिया। इसी के साथ साथ औरंगजेब के दरबार में सर 32% हिंदू थे। अच्छा। मनसबदार थे। और मैं आपको इससे बढ़ के और आगे बात बताऊं कि औरंगजेब ने छोटे छोटे प्रकार के 80 करों को समाप्त कर दिया था और उन करों में पहले क्या था कि गंगा में अगर आप अस्थियां विसर्जित कर रहा है कोई भी हिंदू व्यक्ति तो उसे टैक्स देना पड़ता था। औरंगजेब ने उसको समाप्त कर दिया। गंगा नदी में स्नान करने पर भी टैक्स लगता था, औरंगजेब ने उसे समाप्त कर दिया। राहदारी एक कर था सर, उस कर को अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो रास्ते में तो उस पर भी जो लगने वाला टैक्स था वो खत्म कर दिया। औरंगजेब के समय बहुत ढेर सारे हाट मेले लगते थे, उन मेलों पर भी औरंगजेब ने टैक्स को समाप्त कर दिया। अच्छा, तो आप बताएं, क्या औरंगजेब एक कट्टर हिंदू शासक, कट्टर शासक था, मुस्लिम शासक था? क्या आवाम बताएं, जो हमारे दर्शक हैं वो बताएं, क्या औरंगजेब एक कट्टर शासक था? दरअसल मुद्दा औरंगजेब की कट्टरता सर आपकी बात बिल्कुल सहमत है और हम सारे दर्शक भी सहमत हो गए। आपने कहा कि हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, कई पुजारियों को उसने जमीनें दान दी, उसके दरबार में 32% मनसबदार हिंदू थे। यहाँ तक कि मैं इसमें एक और बात दर्शकों के लिए और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिस मराठों के साथ संघर्ष को छावा मूवी में दिखाया गया, शिवाजी के साथ नेतृत्व में शायद एक हिंदू राजा ही कर, जयसिंह ने किया था। जयसिंह ने
वहां पर उनके खिलाफ अभियान किया और जयसिंह ने उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। इवन कि पुरंदर की जो संधि हुई थी वो संधि भी शिवाजी के साथ जयसिंह ने की, आगरा लाए उनको, ये सारी चीजें। पर सर इन सभी बातों के बीच, जो हिंदुओं के इन तमाम बातों के बीच कुछ बातें हैं जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि जजिया कर को लेकर के जी, जैसे कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का, काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ने का आरोप भी औरंगजेब पर लगता है जी। तो क्या ये नीतियां औरंगजेब की, काशी विश्वनाथ को तोड़ना या जजिया कर जैसे धर्म आधारित कर का लगाना, क्या यह औरंगजेब को हिंदू विरोधी नहीं घोषित करता है? सर औरंगजेब ने जजिया लगाया या फिर उसने कुछ मंदिर तोड़वाए, इनके पीछे उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां थी और वो परिस्थितियां राजनीतिक थी, कुछ आर्थिक परिस्थितियां थी। अब उसमें जो पहला पॉइंट आपने कहा जजिया औरंगजेब ने लगाया, तो क्या औरंगजेब पहला शासक था जिसने जजिया लगाया? उससे पहले भी लोग जजिया लगा चुके थे। जी हाँ, 712 से इसकी शुरुआत होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया, दाहिर जहां का शासक था। उसके बाद आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने जजिया लगाया, जजिया पहले भी लागू हो चुका था। जजिया लगाने का उद्देश्य धार्मिक नहीं था सर। जजिया लगा रहे हैं तो उससे राज्य की इकोनॉमी को वो थोड़ा सा संभालना चाहता था, क्योंकि उसके समय आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब थी। इस कारण से वो अपने समय की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहता था, शायद कुछ कलेक्शन हो जाए इस वजह से, तो इसलिए उसने जजिया लगाया। और मंदिर तोड़ने का आरोप, और मंदिर तोड़ने की बात यह है कि मंदिर का जो मुद्दा है वो धर्म से न होकर वो राजनीति से जुड़ा हुआ था। जैसे आपने कहा कि उसने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया, उसके पीछे की वजह यह थी कि वहां पर राज्य के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र हो रहा था और इस बात की सूचना वहां के जो सूबेदार थे जो उस क्षेत्र के, उन्होंने औरंगजेब के पास बाकायदा इसकी सूचना पहुंचाई। तब औरंगजेब ने इसके खिलाफ अभियान किया। दरअसल जब किसी क्षेत्रीय शासक पर आक्रमण किया जाता था या उसके खिलाफ अभियान किया जाता था तो उसे पराजित करना है। अब वो लोग मंदिर में जाके छुप गए, कैसे? तो मंदिर को तोड़वा दिया जाए। और मंदिर जो थे उस काल के जो क्षेत्रीय राजा थे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए थे, तो क्षेत्रीय राजाओं की प्रतिष्ठा को भी नष्ट करना वो चाहते थे। तो इस कारण से राजा को पराजित करना, राजा से जुड़े मंदिरों को भी तोड़ देना, ताकि उनका जो गुरूर है, उनका जो कद है, उसे छोटा कर देना। कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें जो आज आरोप औरंगजेब पर लगाए जाते हैं, मंदिर तोड़ने का हो या जजिया कर का हो, जिसके आधार पर आप उसको हिंदू विरोधी घोषित किया जाता है, सर के अनुसार या इतिहास के पन्नों के अनुसार, जैसा सर ने बताया, यह माना जाना चाहिए कि यह तब की तत्कालीन उसकी राजनीति थी, न कि धर्म नीति थी। जी, तत्कालीन राजनीति थी या धर्म नीति थी? राजनीति कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। औरंगजेब का मराठों के प्रति नीतियां क्या थी, या संक्षेप में कहें कि उसकी दक्कन की नीतियां क्या थी? कृपया उसको समझाएं। सर दक्कन की बारे में बात की जाए तो जो वर्तमान का जो महाराष्ट्र, गोदावरी कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है, वहां की बात है। दरअसल एक संपन्न क्षेत्र था आर्थिक रूप से, और औरंगजेब अपनी विस्तारवादी नीति के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, और वहां पर क्षेत्रीय शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज उभर रहे थे। तो प्रारंभ में तो इनके मराठों से संघर्ष नहीं हुए, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी इनके राज्य से चौथ और सरदेश मुख चौथ वसूलने लगे, टैक्स वसूलने लगे, अब यहीं से दोनों के डिस्प्यूट बढ़ने लगे। दर्शकों के लिए 1 मिनट में संक्षेप में चौथ और सरदेश मुख। चौथ दरअसल मराठा राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। चौथ मतलब 1/4। अगर मराठा राज्य के जो सैनिक होंगे या छत्रपति शिवाजी जो होंगे अपने पड़ोसी राज्यों से सिक्योरिटी के बदले अगर 1/4 ले रहे हैं तो उसे चौथ कहा जाता था। सरदेश मुखी जो अपने क्षेत्र के अंदर जो उनके जो नोबल्स होते थे उनसे लिया करते थे। अच्छा। 1/10 जी। तो ये उनकी राज्य का मुख्य आधार था। स्थायी कर व्यवस्था उन्होंने नहीं डाल पाई, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी फिर बात करेंगे हम। तो जब शिवाजी और औरंगजेब के डिस्प्यूट साम्राज्य विस्तार को लेके, वो भी महत्वाकांक्षी, दोनों ग्रेट कमांडर थे। शिवाजी भी ग्रेट कमांडर और औरंगजेब भी ग्रेट कमांडर। तो अब दोनों अपना राज्य विस्तार करना चाह रहे हैं, दोनों अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, दोनों अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं एक शासक के रूप में। तो ऐसे में यहां पे क्या होगा सर कि इन दोनों के हित टकराने लगे। औरंगजेब दक्षिण में अपना डायरेक्ट विस्तार करना चाह रहा है और इधर शिवाजी चुनौती कर रहे हैं, और शिवाजी पे कंट्रोल करने के लिए अफजल खां को भेजा, शिवाजी ने पराजित किया। शाइस्ता खां को भेजा, पराजित कर दिया।
फाइनली राजा जयसिंह को भेजा, और राजा जयसिंह को जब भेजा तो राजा जयसिंह ने शिवाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, और 1665 में इनको आगरा लाया गया शिवाजी को। यहाँ पर इन्हें 5000 का मनसब दिया गया। लेकिन यहीं पर एक ऐसी घटना घटित हुई कि शिवाजी को इंसल्ट फील हुआ। वजह क्या थी उसकी? एक राजा थे जसवंत सिंह, उन्हें 7000 का मनसब दिया गया, और दरबार में जिसे 7000 का मनसब मिलता था वो बैठता था, उसे बैठने के लिए व्यवस्था दी जाती चेयर, और जिसके पास 5000 का मनसब होता था वो पीछे खड़ा रहता था। अब शिवाजी जिस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं वो व्यक्ति बैठा है, बुरा लगेगा। यहां पर औरंगजेब ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, यहां थोड़ा सा कमजोर दिखता है औरंगजेब। वो उस बात को समझता कि इस बात से एक व्यक्ति को बुरा लग सकता है। अगर यहां पर औरंगजेब दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए शिवाजी को भी बैठने की व्यवस्था करते, सम्मान उन्हें थोड़ा दे देते। हालांकि औरंगजेब ने कहा जब दरबार उपस्थित होते हैं, आओ शिवा आओ, मतलब ये गर्मजोशी के साथ स्वागत वाला शब्द है सर ये। अच्छा। लेकिन भाई किसी की भावना को तो ठेस पहुंची है, और शिवाजी को लगा कि हमको यहाँ औरंगजेब ने बुला के अपमानित किया। वहीं से एक माइंड स्विम होता है शिवाजी का, और एक बीमारी का बहाना बनाते हैं और दरबार से फूलों की टोकरी में छुप के भाग जाते हैं। और फिर बाद में बदला लेते हैं। 1670 में इन्होंने सूरत को लूटा, 1674 में राज्याभिषेक कराया। अब बात यह, दोनों के साम्राज्यवादी हित थे, टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो संघर्ष की कंडीशन बन रही है। औरंगजेब दक्षिण पर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाह रहा है, और दक्षिण की नीति पर, क्योंकि उसके संसाधनों को यूटिलाइज करना था, मुख्य वजह यह है उसकी। और जब दो राजा कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो वहां युद्ध की कंडीशन तो होगी। लेकिन औरंगजेब यहां पर भी थोड़ा सा असफल नजर आता है। कैसे? पहले के राजाओं से उसने सीखा नहीं कि दक्षिण पर हम कैसे अधिकार करें। एंशिएंट काल में औरंगजेब के बारे में कहा जाए, उसने दक्षिण पर वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था, जो उसकी एक गलत नीति थी। दक्षिण पर कंट्रोल करने के लिए उसे इनडायरेक्ट पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए था, कि क्षेत्रीय राजाओं से कहता तुम यहां पर शासन करो लेकिन हमारे नाम से करो। कभी कभी त्योहार पर हमको टैक्स भेज दिया करना और हमारे नाम की माला जपो, बस हमको इतना चाहिए। लेकिन इस बात से उसने पिछले इतिहास से नहीं सीखा। प्राचीन भारत में एक शासक है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने प्राचीन काल में दक्षिण भारत यानी पल्लव राजवंश के विष्णुगुप्त तक को पराजित किया। इनडायरेक्ट नीति अपनाई उसने। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी इनडायरेक्ट नीति को अपनाया। उसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, इन सबको उसने जीता इनडायरेक्ट नीति से। और इस नीति के जस्ट अपोजिट चला गया एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर डायरेक्ट कंट्रोल करने का प्रयास किया, अपना साम्राज्य खो बैठा। अकबर इस गलती को सुधारा, उसने इनडायरेक्ट नीति से वहां पर शासन करने का प्रयास किया। आप देखिए जबरदस्त उसने शासन किया। और औरंगजेब अपने पूर्वजों की बात को पलट दिया, अकबर को फॉलो नहीं किया। वो भी दक्षिण पर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था, और दक्षिण पर कंट्रोल करने के लिए दक्षिण अभियान पे चला गया। अपने समय, अपने साम्राज्य का, अपने शासनकाल का अधिकतम समय दक्षिण पर अधिकार करने में लगा दिया। और इसके बारे में कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब कहता है कि दक्षिण के फोड़ा मेरे साम्राज्य के लिए नासूर बन गया। और वो देखा आपने, वहीं पर राज्य विस्तार करते करते वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले क्षेत्र में, जी हाँ, यहाँ पर इसकी अपनी कब्र है जिस पे चल के राजनीति हो रही है। उम्मीद है दर्शकों को आपको औरंगजेब की नीतियां बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। सर मुझे औरंगजेब ना हमेशा एक विवादित पर्सनालिटी लगा। मुझे इतिहास में अगर कोई विवादित व्यक्ति मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे तो एक औरंगजेब है, और दूसरा वर्तमान में वीर सावरकर, ये भी बहुत चर्चित, कभी उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। सर औरंगजेब को ना कई लोग आलमगीर कहते हैं, कई लोग जिंदा पीर कहते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे ऐसे काम करता था फिलंथ्रोपी वाले, जिसमें वह मानव कल्याण का काम करता था। पर कई लोग उसको क्या मानते हैं कि बहुत क्रूर, उससे ज्यादा क्रूर राजा हुआ ही। औरंगजेब को कैसे देखा जाए? आपकी नजर में औरंगजेब कैसा राजा था? आखिर इतना कुछ होने के बावजूद अगर वह इतना क्रूर होता तो एक क्यूरियोसिटी और मेरी जगती है, और दर्शकों ने भी शायद इस सवाल को पूछना चाहा होगा कि आखिर सर इतना क्रूर था तो वो 49 ईयर्स 49 साल तक के कैसे कोई राजा शासन कर सकता है अगर जनता का विश्वास हासिल नहीं हो?
इस पर आपकी क्या राय? दरअसल औरंगजेब के बारे में सर आपने अभी ये 2-3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए, मैं एक एक को बताता हूँ कि जो औरंगजेब आलमगीर का मतलब एक बड़े साम्राज्य का फाउंडर, विस्थापक, संस्थापक, विश्व विजेता। तो उसने मुगल राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। 21 प्रांतों में 21 सूबों में उसका राज्य विस्तार था। अहोम से लेकर के पंजाब, अफगानिस्तान वाला ये क्षेत्र, इधर नीचे आप देखेंगे पूरा दक्कन वाला क्षेत्र, यहाँ तक विस्तार है उसका। इस कारण से आलमगीर। लेकिन कहा जाए जिंदा पीर औरंगजेब ने, व्यक्तिगत औरंगजेब बहुत अच्छा व्यक्ति था ऐसा कहा जाता है। शरीयत के अनुसार शासन किया। शरीयत मतलब इस्लामी कानून, कुरान, हदीस, इजमा, कियास, जो धार्मिक जो इस्लामी ग्रंथ हैं उनके आधार पर उसने शासन किया। अपने आप को उन्हीं नियमों के आधार पर चलाया जी। जैसे उसने उन सभी नीतियों को खंडित कर दिया जो इस्लाम विरोधी थी। जैसे उसने जो सिक्के होते हैं सर, उन पर कलमा लिखवाया जाता। कलमा मतलब कोई आयत, सूरह कुरान शरीफ की लिखवा दी जो इस्लामी धार्मिक ग्रंथ है, तो उसने कलमा लिखवाना बंद करा दिया। कलमा का मतलब, अब आप एक बात बताएं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है जो भगवान राम कृष्ण में आस्था रखता है, रखेगा ही, सिंपल सी बात है। तो अभी राम मंदिर चर्चा में है, बहुत ढेर सारे लोगों की मांग थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटा के भगवान राम की इमेज लगा दी जाए, एक तरफ वीर उनके भक्त हनुमान की इमेज लगा दी जाए। सर मैं ये मान के चलता हूँ हर व्यक्ति को पैसा पसंद है, सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन बाय द वे हम कितना भी सुरक्षा कर लें उसकी दे जेब से निकल जाते हैं। अब जो हमारे लिए पूजनीय है, जिनके लिए हम आस्था व्यक्त करते हैं, हमारे भगवान हैं वो, तो अगर वो कॉइन निकल जा रहा है, उस पर उनकी आकृति है, अब वो कहीं गंदी जगह में पड़ा है, किसी के पैर के नीचे पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये अच्छी बात है? ये तो अपमान है। अपमान है कि नहीं है? यही सेम कंडीशन उस टाइम थी। औरंगजेब ने सोचा कि यार ये तो गलत है, तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया। औरंगजेब ने उस टाइम जो नृत्य संगीत जो होता था, तो औरंगजेब ने कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट भी जो लोग कर रहे थे उनसे भी कहा कि आप एक पारिवारिक जीवन जिएं, वैवाहिक संबंधों में आप रहें। और उसने अपने टाइम पीरियड पे जो वल्गर गाने थे, जो समाज में गलत मैसेज दे रहे थे, उसको भी उसने बंद करा दिया था। औरंगजेब ने जो जीवन जिया शरीयत के आधार पर जिया। औरंगजेब ने अपने जीवन में कहा जाता उसने कभी करप्शन को बढ़ावा नहीं दिया, ना ही उसने जनता के टैक्स का 1 रुपये अपने ऊपर खर्च किया। E1 की कहते हैं कि उसका जो खर्चा चलता था वो खुद अब कुरान की आयतें कॉपी करके लिख के बेचता था, टोपियां सिलता था। हाँ, और कहते हैं कि उसने अपनी कब्र के लिए भी 14 रुपए लगभग 12 आने के समथिंग बचा के रखे। हाँ, कहते हैं कि हमारी कब्र को बनवा देना, और उसने कहा था इस पर कोई बड़ा सा मकबरा मत बनवाना। इतने बड़े साम्राज्य सल्तनत का शासक जिसकी कब्र कच्ची है, लॉर्ड कर्जन ने बाद में उस पर संगमरमर की जाली लगवा दी थी सर। अच्छा। हाँ, संगमरमर की जाली जो है, जो उस टाइम के भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने संरक्षण कराया उसका, लेकिन आज भी वो कब्र कच्ची है। क्या अगर वो चाहता तो अपने पिता शाहजहां की तरह बड़ा सा ताजमहल नहीं बना सकता था? बिल्कुल, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये जिंदा पीर होने की उसकी ये इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। क्रूरता वाली बात आपने पहले ही क्रूरता वाली बात हम आपको बता चुके हैं। वहां पर राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी विचारधारा है, लेकिन हम उसकी जो असहिष्णुता को खंडित नहीं कर सकते। ये असहिष्णुता को हम उसे खंडित नहीं कर सकते। जी हाँ। आखिर मेरा इसी में एक सवाल और जुड़ा हुआ था कि जो 49 साल शासन, 49 ईयर्स तक के शासन, तो जाहिर सी बात है जनता का विश्वास रहा होगा तभी उसने किया होगा। जी बिल्कुल, वो एक ग्रेट कमांडर के रूप में था, अच्छा कमांडर था, और शायद यही वजह थी कि दारा शिकोह को गद्दी नहीं मिली। बिल्कुल सर, दारा शिकोह का एक अलग मुद्दा है। दारा शिकोह पे एक लंबी बहस हो सकती है। अभी सीजीपीएससी में उससे 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा। अच्छा, मेंस में 4 नंबर का प्रश्न पूछा, डिस्कस अबाउट दारा शिकोह। मुझे लगता है औरंगजेब को यूपीपीएससी ने 2 साल, यूपीएससी 2022 में यूपीएससी के बारे में पूछा। जो आपने जो अभी प्रश्न किया दक्षिण नीति, जी हाँ, दक्कन की नीति, वो यूपीएससी के मेंस में 2022 में प्रश्न पूछा है, ऑप्शनल में। अच्छा। हाँ, और सर मैं आपको मजेदार बात बता दूं, अभी हमारे पास रखे भी हैं
जो PYQ है उस पे आप देखोगे ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मराठा साम्राज्य से यूपीएससी में मराठा और मुगल के शासन में मराठा मुगल से ऐसे कोई। सर मेरा अगला सवाल यही है आपसे, जिस बात को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कि आप दर्शकों के लिए कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करें जी कि जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, मराठा पर, मुगलों पर, इससे संबंधित सवाल, किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाएं, और उसके आंसर्स लिखने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी सर, जो अगर हम कहें कि एग्जाम में स्टूडेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रश्न आते हैं, तो आप पहले ये नज़र रखें कि अभी हाल ही में 2-4 महीनों में किस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अगर राणा सांगा, सर हमारे कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य यही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ध्यान में रखा जाए कि हाईलाइट कौन से मुद्दे ऐसे हैं। राणा सांगा, बाबर, और यहाँ से प्रश्न आया है, मैंने आपसे कहा यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे पराजित किया, क्या परिस्थितियां थी यूपीपीएससी में। अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया। यूपीएससी में प्रश्न आया औरंगजेब की दक्कन जैसे। इस बार 2024 के सीजीपीएससी में अकबर के दरबार में पूछा गया कि अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दी। जी हाँ, ये प्रश्न पूछ लिया, यूपीपीएससी में पूछ लिया ऐसा ही प्रश्न। पिछले बार यहां पर प्रश्न पूछ लिया 2022 में सीजीपीएससी में प्रीलिम्स में कि अकबर के दरबार में ईसाइयों का दल कितनी बार आया था। अच्छा, तो प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं और मुझे जहां तक मेरी मेंस में बनते हैं। हाँ, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है, एक जहांगीर के दरबार में जो अच्छा कैप्टन हॉकिंस की बात बता रहा। कैप्टन हॉकिंस के बारे में तो केबीसी में प्रश्न पूछ लिया सर। अच्छा, हाँ केबीसी में प्रश्न पूछा। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो करोड़पति भी बन सकते हैं। केबीसी में प्रश्न पूछा गया, बच्चन साहब उसको होस्ट कर रहे थे, तो पूछा गया कि आप ये बताएं जरा कि वो कौन अंग्रेज जो कैप्टन था जो एक जहाज से आया था, यानी हेक्टर जहाज के बारे में पूछा था। हाँ, तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज से आया था जहांगीर के दरबार में 1608 में, वो एक अलग कहानी है। खैर, हाँ सर तमाम मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे, और बहुत गहराई से और बहुत सामरिक विचार आपने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को आपके विचार और आपके दिए गए सुझाव उनके एग्जाम्स में, उनके परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे। जाते जाते सब सर आपसे एक आखिरी सवाल है जी, आप इन राजनीतिज्ञों को क्या कहना चाहेंगे जो इतिहास के मुद्दे पर गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से आवाज उठाते रहते हैं। मैं उन राजनीतिज्ञों से ज्यादा मैं अपने उन दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई बात कह के जा रहा है तो उसकी बात को क्रॉस चेक करें। आप इतिहास के पन्नों को खंगालें, अच्छे राइटरों को आप पढ़ें, उस काल से संबंधित किसी भी कालखंड में अगर कोई बात कही जा रही है तो एक बार आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि एक बार आप जाके उन मुद्दों को चेक करें, क्या ये बात सही है। एक एग्जांपल, किसी ने कहा कि आपका कान कौवा लेके जा रहा है, हम कौवे के पीछे क्यों भागें, एक बार हम देख लेना हमारा कान सही है। बहुत सही, धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे, प्रोग्राम में अच्छा रहा। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा और तमाम राजनीतिज्ञों को कहूंगा कि हम एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे। आपका काम राजनीति करना है, आप राजनीति पे सीमित रहें, इतिहास को इतिहासकारों के लिए छोड़ दें, और उन तमाम लोगों को जो बात बात पर आहत हो रहे हैं, बात बात पर अपने विचार बदल रहे हैं, बात बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया, लोकतंत्र में हम रहते हैं तो हमें सहमति और असहमति दोनों के लिए जगह रखनी चाहिए। साथ ही जैसा कि सर ने कहा कि उन फैक्ट्स को, उन फिगर्स को जाके इतिहास की किताबों में खंगालें, न कि किसी की बातों में आकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें। सर आपसे मिलकर के अच्छा लगा, आपने प्रोग्राम में दर्शकों को बहुत जानकारी दी, दर्शकों की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद। थैंक यू। कोको संवाद कार्यक्रम में आप आगे हमें सपोर्ट करते रहें। आप अगर इस मुद्दे पर चाहते हैं कि आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें यह भी बता सकते हैं कि हम अगला प्रोग्राम किस मुद्दे पर करें।